जी। नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत। प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। हर पार्टी और सभी उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए। आज हम बात करेंगे यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बन रहे चुनावी समीकरण। 2019 के चुनाव में जिले की 2 सीटों पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस समय हरियाणा में चुनावी फिजा बदली हुई लग रही। बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, महिला पहलवानों का मुद्दा, साथ ही फौज में शुरू की गई अग्निपथ योजना, ओपीएस समेत अनेक मुद्दे हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यमुनानगर जिले में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, किस सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं और कौन सी पार्टी का उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए है। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेंद्र मेहता जी। डॉक्टर साहब, 8 पीएम इंडिया के मंच पर आपका स्वागत। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की 8 सीटों में शुमार जगाधरी विधानसभा सीट। यहाँ से बीजेपी ने तीसरी बार निवर्तमान मंत्री कंवरपाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। उनके मुकाबले कांग्रेस ने अकरम खान, आम आदमी पार्टी ने आदर्शपाल सिंह और इनेलो बसपा ने दर्शन सिंह खेड़ा और जजपा असपा ने डॉक्टर अशोक कश्यप को चुनाव मैदान में उतारा है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है बहुकोणीय मुकाबले में कंवरपाल गुर्जर हैट्रिक लगा पाएंगे? बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूँगा यहाँ मुद्दा जो है ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि तीसरी बार चुनाव मैदान में है जी। हालात पे फिलहाल जो स्थितियाँ बन रही हैं, वो बन रही हैं बहुकोणीय मुकाबले की क्योंकि जो बीजेपी का परंपरागत वोट है, वो तो उन्हें मिलेगा लेकिन उसमें इस बार शायद कुछ कटौती होने वाली है। 2 बार क्योंकि लगातार वो विधायक और मंत्री रहे हैं, लोग नाराज़ भी होते हैं, काम नहीं होते, परेशानी की हालत में बार-बार जाते हैं, तो कुछ नाराज़गी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके सामने उम्मीदवार हैं, आदर्श पाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के। हालाँकि इससे पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की टिकट के लिए काफ़ी दावेदारी थी उनकी, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी की तरफ से उतरे हैं। वह काफ़ी गंभीर और काफ़ी मुख्य मुकाबले में है। इसके साथ-साथ बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अकरम खान को उतारा है जो पूर्व में डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और जो उनकी बिरादरी है, वो काफ़ी हद तक उनके साथ है और बात होगी यहाँ चूँकि शहरी इलाका भी काफ़ी लगता है, ग्रामीण इलाका भी लगता है, तो मेन होगा कि शहर के जो वोट है, वो ज़्यादा कौन ले जाता है और उसी में सारा जीत-हार का माध्यम रहेगा। जी। जी। तो यहाँ एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। इनेलो बसपा और जेजेपी असपा के उम्मीदवार क्या भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, दर्शन खेड़ा जो है नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उनका अपना पर्सनल प्रभाव है और अगर बात करें पार्टी की तो वो बीएसपी से इस बार कैंडिडेट हैं, बीएसपी के साथ आईएनएलडी का जो गठबंधन हुआ है, उसका उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। वो मामले को इस जो संघर्ष की जो राजनीति का है, उसको बहुकोणीय बना रहे हैं क्योंकि शहरी मतदाता काफ़ी उनके साथ हैं और अगर बीएसपी का भी मतदाता हो जाता है, तो वो काफ़ी संख्या में वोट ले सकते हैं। हालाँकि जीत की स्थिति में वो शायद हों चाहे ना हो लेकिन मुकाबले को ज़रूर वो बहुकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। जी। यानी मुकाबला चौकोना हो गया है। जी, त्रिकोणीय चौकोना के मुकाबला बजाय होगा। चौकोना मुकाबला रहेगा मामला और चौकोना इसमें मुकाबला रहेगा। कौन निकल सकता है, ये कोई लगता है कि कौन आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल, अगर चौकोनिया मुकाबला है तो हार-जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला। कुछ मतलब कह सकते हैं सैकड़ों में हो सकता है, हज़ारों में हो सकता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें आगे कौन रहने वाला है तो तीनों का बिल्कुल नज़दीक का मुकाबला रहेगा और हार-जीत अभी ये कहना पॉसिबल नहीं होगा। जी। डॉक्टर साहब, यमुनानगर सीट से बीजेपी के निवर्तमान विधायक घनश्याम अरोड़ा तीसरी बार चुनाव मैदान में।
जबकि कांग्रेस ने रमन त्यागी को मौका दिया। ये पिछली बार तीसरे स्थान पर रही। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से चुनाव मैदान में ललित त्यागी को उतारा है। इनेलो और जसपा के उम्मीदवार भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुकाबला यहाँ भी बहुकोणीय है और ऐसे में कौन कहाँ पहुंच सकता है, जरा समझाने की कोशिश की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यमुनानगर ऐसी सीट है जिसने हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री दिया है प्रदेश को, पंडित भगवत दयाल शर्मा। वो यहीं से पहली बार जीतकर मुख्यमंत्री बने थे और इस समय ये हॉट सीट बन चुकी है। कांग्रेस यहाँ 6 बार चुनाव जीत चुकी है, बीजेपी 4 बार जीत चुकी है। इस समय जो घनश्याम दास अरोड़ा हैं, वो तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और काफ़ी कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। इस समय यमुनानगर की बात करें तो यहाँ आईएनएलडी का काफ़ी अच्छा प्रभाव है। मैं कहूँगा कि शायद जो आईएनएलडी के पूर्व विधायक हैं दिलबाग सिंह, उनका पर्सनल भी यहाँ रुतबा है। इसी वजह से मुकाबले में सीधी टक्कर उनके साथ है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रमन त्यागी, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, समाज सेवा में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं, मामले को वो तिकोना बना रहे हैं। जो आप पार्टी के उम्मीदवार हैं ललित त्यागी, वो भी बिल्कुल अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराए हुए हैं। मामला तिकोनिया है और तिकोनिया मुकाबले में चूंकि इस बार जो आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन हुआ है, आईएनएलडी जो उम्मीदवार हैं दिलबाग, उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर बीएसपी के जो सभी वर्कर कार्यकर्ता एकजुट होकर मतदान करते हैं तो मुकाबला ये तिकोनिया होगा और बड़े जो नजदीक का मुकाबला माना जा सकता है ये। जी, आईएनएलडी के जो उम्मीदवार हैं दिलबाग सिंह, इनका निजी अच्छा प्रभाव बताया जाता है क्षेत्र में। बिल्कुल, आईएनएलडी के जो हैं दिलबाग सिंह, वो यमुनानगर से विधायक भी रह चुके हैं और मैं बताना चाहूंगा पिछली बार मात्र 1400 मतों के अंतर से वो पराजित हुए थे बीजेपी जो प्रत्याशी थे घनश्याम दास अरोड़ा। और इस बार उन्हें चूंकि बीएसपी का भी समर्थन हासिल है, बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुकाबला काफी कड़ा हो जाता है। जी, मतलब यहाँ भी जो है त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा और यहाँ मुकाबले में जो है बीजेपी और कांग्रेस के साथ जो है आईएनएलडी बसपा का कैंडिडेट रहने वाला है। बिल्कुल तिकोनिया मुकाबला है, नजदीक का मुकाबला है। जी जी जी, डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे सढौरा सीट। यहाँ से बीजेपी ने बलवंत सिंह को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला एक बार फिर से कांग्रेस की निवर्तमान विधायक रेणु बाला से हुआ। आम आदमी पार्टी ने इस बार इस सीट से रीता बामनिया को चुनाव मैदान में उतारा। वहीं जेजेपी असपा गठबंधन के तहत आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सोहेल को उतारा है। डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं इस बार यहाँ के समीकरण सढौरा में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सढौरा की स्थिति है काफी अलग हो रही है, क्योंकि जो इस समय वहां कैंडिडेट हैं कांग्रेस के रेणु बाला हैं, लेकिन कांग्रेस के ही एक सशक्त जो दावेदार थे टिकट के ब्रिजपाल छप्पर, वो टूटकर बीएसपी में चले गए। उन्होंने बीएसपी की टिकट पर चुनाव मैदान में है और इसीलिए यहाँ मुकाबला बीएसपी भी मुकाबले में रहेगी और बीजेपी और सीधा सीधा कांग्रेस में तिकोना मुकाबला होगा। हालांकि जो अन्य उम्मीदवार हैं वो भी मुकाबले को बहुकोणीय मुकाबले में बनाने के में प्रयासरत हैं, लेकिन तिकोना मुकाबला इस समय यहाँ नजर आ रहा है। जी, तो यहाँ भी जो है तिकोना मुकाबला है और बसपा का उम्मीदवार जो है वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहा है। इतनी आसान नहीं है कांग्रेस के लिए रिपीट कर पाना इतना। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, डॉक्टर साहब, अब रादौर की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ, उसके बाद क्षेत्र के मुद्दों पर बात करेंगे। रादौर से कांग्रेस ने एक बार फिर निवर्तमान विधायक बिशन सिंह सैनी पर दाव लगाया है, तो बीजेपी ने भी पुराने प्रतिद्वंदी श्याम सिंह राणा को चुनाव मैदान में उतारा है। आपने भीम सिंह राठी और जजपा असपा ने राजकुमार बाबूका को चुनाव मैदान में उतारा है। डॉक्टर साहब, मुख्य मुकाबले में कौन रहेगा? यहाँ मुख्य मुकाबला अगर मैं कहूँ तो सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस में होने वाला है, क्योंकि दोनों धुरंधर हैं और दोनों एक से बढ़कर एक काम करने वाले, दावे करने वाले हैं। बीएसपी का हालांकि यहाँ उम्मीदवार भी है, लेकिन बीएसपी वोट जो लेगा वो कांग्रेस की वोटों को प्रभावित करेगा। दूसरी बार यहाँ से
BL सैनी का जीतना जो है वो काफी चुनौती भरा है, क्योंकि बात करें श्याम सिंह राणा की, तो श्याम सिंह राणा पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनको कुछ जो नुकसान हो रहा है वो करणदेव कंबोज यहाँ से जो बीजेपी के प्रबल दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिली और वो कांग्रेस में चले गए। उसकी वजह से जो नुकसान होने वाला था कांग्रेस का, वो शायद उसकी पूर्ति करणदेव कंबोज वहां से कर सकते हैं। आमने सामने का मुकाबला यहाँ माना जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये तो रहा अलग अलग समीकरण। अब बात करते हैं मुद्दों। भाई, पूरे प्रदेश में जो मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है और मुद्दा है जवानों का, यानी रोजगार का, और जी जी अग्निवीर का मुद्दा भी हम मानते हैं कि प्रदेश में हमारे प्रदेश से जो है बड़ी संख्या में फौजी भर्ती होते रहे हैं, फौज में जवान भर्ती होते रहे हैं, और हर छठा जवान जो है वो हरियाणा का है। अगर भारतीय सेना का आंकड़ा देखा जाए, जी जी भारतीय सेना के अंदर हर छठा जवान जो है वो हरियाणा से है। तो डॉक्टर साहब, अग्निवीर को लेकर के काफी रोष लोगों में देखने को मिलता है। क्या ये मुद्दे जो पूरे प्रदेश में है, यमुनानगर में भी प्रभावी होंगे? बिल्कुल, जो मुद्दे प्रदेश के हैं वो तो मुद्दे हैं ही हैं, लेकिन जो अगर बात करें यमुनानगर जिला की, तो यमुनानगर यमुना के साथ लगने वाला एरिया है, जहां यमुना हर साल बाढ़ से तबाही मचाती है, काफी नुकसान होता है। यमुना एक मुख्य मुद्दा है और यमुना के साथ साथ जो काम होना चाहिए हर साल बाढ़ राहत कार्यों का या बाढ़ रोकथाम कार्यों का, वो नहीं होता। उसलिए लोग काफी परेशानी में रहते हैं। यहाँ पानी निकासी भी एक बड़ा मुद्दा है, अन्य मुद्दों के अलावा जो स्टेट में मुद्दे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको छुआ नहीं गया। यहाँ प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो फैमिली आईडी है वो काफी मुद्दा है, और उसी की वजह से शायद जो वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको शायद इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, नुकसान भी होगा। लेकिन जो स्टेट के मुद्दे हैं वो भी काफी यहाँ प्रभाव रखने वाले हैं इन चुनावों में। जी डॉक्टर साहब, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान फैमिली आईडी, जी जी ये जी भी जी बड़े मुद्दे हैं, और पोर्टल भी, क्योंकि पोर्टलों से लोगों का जीवन आसान होना चाहिए था, लेकिन कई मामलों में जो है पोर्टलों का रखरखाव ठीक से ना होने के कारण बहुत सारे पोर्टल जो हैं वो क्रैश कर जाते हैं। जब ज्यादा लोग उनसे जुड़ते हैं, ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, खासतौर पे बेरोजगारों से रोजगार के मामले से जुड़े हुए जो पोर्टल हैं वो क्रैश कर जाते हैं। जब भी फॉर्म भरने की कोई बात आती है तो उनसे लोग प्रभावित हैं। शिक्षा चिकित्सा का क्या स्थिति है यहाँ पर, सड़कों की क्या स्थिति है पूरे यमुनानगर जिले? यमुनानगर जिले में सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बाकी प्रदेश की बात करें तो वहाँ ये स्थितियां हैं, लेकिन यहाँ स्थिति और ज्यादा खराब है, क्योंकि माइनिंग का इलाका है। बड़े बड़े ट्रक यहाँ से गुजरते हैं और जो सड़कें हैं उनको क्षतिग्रस्त कर देते हैं, उसकी रिपेयरिंग नहीं होती। सड़कों के निर्माण की बात की जाती है, लेकिन सड़कों के निर्माण यहाँ नजर नहीं आता। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है सड़कों का। शिक्षा की बात करें तो उसमें जरूर यहाँ तरक्की हुई है। यमुनानगर के लगभग हर हलके में ये कहें कि एक एक सरकारी कॉलेज खुल चुका है। इसके अलावा जो प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान है वो भी काफी अच्छे माने जाते हैं, और बात करें अलग अलग स्टेटों से यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन सरकारी शिक्षा की बात करें तो वो यहाँ काफी बुरी हालत में है। सरकारी जो भवन है वो बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी टीचर नहीं है, आसपास के स्कूलों से टीचर लेकर काम चलाया जाता है। इस तरह के काफी ऐसे स्कूल हैं। शिक्षा का जो स्तर है सरकारी स्तर पर वो बहुत अच्छा नहीं है। जी, यानी सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास काम, कोई अहम काम नहीं हुआ है। सड़कें भी बदहाल पड़ी हैं, और क्षेत्र के बाढ़ नियंत्रण को लेकर के भी कोई खास प्रोग्रेस यहाँ दिखाई नहीं दी काम है कि नहीं बाढ़ हुआ। से जी, बचाव के लिए कोई खास काम किए गए हों। इसके अलावा डॉक्टर साहब, यहाँ खनन और मेरा ख्याल है अवैध वनों की कटाई का मुद्दा भी है, मसला भी अक्सर छाया रहता है। और ये अ, इसमें क्या लगता है कि ये मुद्दे भी कहीं प्रभाव डालेंगे? बिल्कुल, ये जो दोनों मुद्दे हैं, खनन का, अवैध खनन का और जो जंगलों की कटाई का, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। काफी नुकसान होता है रेवेन्यू का भी और सरकार को भी नुकसान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उन पर भी आरोप लगते रहे हैं।
हालांकि ये शामिल है नहीं है, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ये सच है कि कोई भी यहाँ प्रतिपक्ष का नेता आता है वो सीधा सीधा आरोप सत्ता पक्ष पर लगाता है। अवैध माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा है यमुनानगर जिले में, और अवैध माइनिंग के चलते काफी लोग जुड़े भी हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से कहीं यहाँ दुर्घटनाएं भी होती हैं, चूंकि माइनिंग जोन है। और उसके अलावा सड़कों पर जो ट्रक गुजरते हैं वो काफी स्पीड से आते हैं, उसकी वजह से नुकसान होता है, हादसे होते हैं। इसको लेकर भी काफी लोगों में नाराजगी रहती है, और ये जो दोनों मुद्दे हैं काफी प्रभाव डालने वाले हैं इन चुनावों में। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में है, एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा सरकार के प्रति, क्योंकि 10 साल हो गए हैं और लोगों में काफ़ी कई विषयों जिन विषयों पे आपने चर्चा भी की, इनको लेकर के काफ़ी नाराज़ और पूरे प्रदेश में एक अ, लहर सी उठती दिखाई दे रही है कि भाई बदलाव की लहर है। मैं अभी कुरुक्षेत्र में जिले की कई सीटों पे घूम के आया था, परसों ही लौटा हूँ। तो वहाँ भी मुझे बदलाव की हवा नज़र आ रही थी, करनाल में भी यही। यमुनानगर में क्या लगता है, कुछ बदलाव की हवा दिख रही है कि कांग्रेस आ रही है या बीजेपी जा रही है या बीजेपी स्टिल है? बीजेपी का जब हम कहते हैं कि काम नहीं हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ है, एजुकेशन का काम नहीं हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, बाढ़ के रोकने के लिए कोई काम नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी कैंडिडेट एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर यहाँ प्रभावी रहेगा और कितना प्रभावी? ये सच है कि कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, 10 साल का अरसा बहुत होता है, और 10 साल में जो विरोधी लहर है वो होती है, और वो यहाँ भी नजर आएगी। और उसको लेकर कांग्रेस कितना बुला पाती है यह डिपेंड करेगा कांग्रेस के उम्मीदवारों पर। लेकिन यहाँ विरोधी जो हवा है वो बिल्कुल है, और जो दोनों बीजेपी के जो विधायक हैं, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा और जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, दोनों को इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। वो कितना वो जो डैमेज है उसको कंट्रोल कर पाते हैं यह तो चुनाव बताएगा, लेकिन अभी कोशिश जरूर हो रही है डैमेज को कंट्रोल करने की। और दूसरी तरफ कांग्रेस इसको भुनाने की भरपूर कोशिश कर रही है और करेगी भी, क्योंकि सत्ता हासिल करनी है किसी भी तरह से। और इसी को लेकर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बहुत सक्रिय हैं, और यही बात उनके जो अलग अलग इलाकों में जाकर वो प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, 10 साल लगातार उन्होंने सत्ता संभाली है और लूट खसोट की है, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सत्ता विरोधी लहर यहाँ है, और उसको कांग्रेस कितना बुलाती है वो डिपेंड करेगा कांग्रेस प्रत्याशियों पर। जी डॉक्टर साहब, यहाँ अल्पसंख्यक भी काफ़ी संख्या में हैं, उनका क्या असर रहेगा? वो अ, चुनाव को किस तरह से प्रभावित कर सकते बिल्कुल, ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो आप ये कहें कि सीधा-सीधा अधिकांश मतलब प्रतिशत वो कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है, और वो काफ़ी प्रभावित करता है चुनावों में। लेकिन अगर बात करें यमुनानगर जिले के कुछ इलाकों की, तो यमुनानगर का जो स्पेशली हल्का है, वहाँ ये वर्ग जो है कांग्रेस प्रत्याशी के साथ-साथ आईएनएलडी प्रत्याशी के साथ भी है, जो दिलबाग सिंह है, जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं उन लोगों से, उनके काम आते हैं दुख-सुख में। लेकिन जो इसका ज्यादातर प्रतिशत है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकता है। जी हैं? डॉक्टर साहब, यमुनानगर जो है एक इंडस्ट्रियल जिला माना जाता है, औद्योगिक शहर माना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। उद्योगों की क्या स्थिति है? क्या उनको सुविधाएँ मिल पा रही हैं? नए उद्योग क्षेत्र में कितने आ रहे हैं? ज़रा इस पे भी थोड़ा-सा प्रकाश डालें। नहीं, यमुनानगर जो है वो सही है कि इंडस्ट्रियल टाउन है, और मैं बात करूंगा गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद शायद सबसे ज्यादा रिवेन्यू भी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को। लेकिन जितना रिवेन्यू जाता है या जो हालात हैं वो उससे मैच नहीं करते। काफी बुरी हालत में है प्लाईवुड उद्योग, और काफी प्लाईवुड उद्योग यहाँ से बंद हो चुके हैं, कुछ यहाँ से अन्य इलाकों में पलायन कर चुके हैं। उद्योगों की हालत अच्छी नहीं है। इसके साथ-साथ जो बर्तन उद्योग है जगाधरी का, वो भी बुरी हालत में है। कभी ये बर्तन उद्योग पूरे एशिया में फैला हुआ था, लेकिन अब चूँकि सरकार ने जो कई तरह की कटौतियाँ की, कई तरह के जो टैक्स लगाए, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है बर्तन उद्योग को, प्लाईवुड उद्योग को। और दोनों के जो मालिक हैं, उद्योगपति हैं, वो भी कहीं न कहीं सरकार से नाराज़ हैं। जी, उद्योगपति भी नाराज़ हैं और
पब्लिक भी सामान्य सुविधाएं, जन सुविधाएं ना होने के कारण नाराज है और एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी कुशलता के साथ जिले की विभिन्न सीटों पर बन रहे चुनावी समीकरणों का विश्लेषण किया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जगाधरी और यमुनानगर समेत तमाम सीटों जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। तो इस तरह से यहाँ जो है लगता है कि सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और किसी पर भी कोई भी जीत सकता है, यानी किसी की भी जीत साफ-साफ नहीं दिखाई पड़ रही है। कहीं भी थोड़े बहुत अंतर से जो है कोई भी जीत सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ कड़ी कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर होने वाली है। और इस वीडियो में इतना ही। जल्द फिर हाज़िर होंगे किसी अन्य क्षेत्र के चुनावी समीकरणों का विश्लेषण लेकर। देखते रहिए एपीएम इंडिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएँ। आपकी टिप्पणियाँ हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। नमस्कार।